Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. So welcome back to our class. So class 10th, today we are going to start with our first chapter of geography, that is natural resources. Yes, it is in your book, it is noted as chapter number 8, okay? बट हम अपना पहला पोर्शन जो है ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं, सो विल टर्म्ड इट एज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर हैविंग टेक्स्ट बुक विथ यू व्हाइल यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर. ठीक है, और जिनके पास नहीं है प्लीज़ डाउनलोड द PDF ऑफ दिस बुक. ओके, क्योंकि जब आप अपने पास बुक रख के इसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा एंड यू विल बी क्लियर विद ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द चैप्टर इज नोटेड एज नेचुरल रिसोर्स. सी, रिसोर्स इज नॉट समथिंग जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना. हम 6th स्टैंडर्ड से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्स क्या होता है. हाँ, बट तब हमने ना ओवरव्यू पढ़ा था सिर्फ कि रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं. बट अभी क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके ईच एंड एवरी पॉइंट को हम क्लियर करके पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि रिसोर्सेज होते क्या हैं. सो रिसोर्सेज आर समथिंग जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, यही होते हैं रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज आर समथिंग जो कि ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. सो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शली और कम्प्लीटली थ्रू द रिसोर्सेज. ठीक है, and resources क्या है, resources are divided into 2 portions. One is the natural one and the other one is the human made, right? Human made resources. So these element can be called resource only when they are utilized by man. तो ये सारी चीज़ें नेचर में तो बहुत कुछ पाया जाता है, तो क्या सब कुछ रिसोर्स है? नहीं. वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियरी हैं, हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी कुछ वर्थ है, कुछ वैल्यू है, देन इट इज़ नोन एज रिसोर्सेज, राइट. देन इट इज़ नोन एज रिसोर्सेज. तो आपकी बुक में दूसरे लैंग्वेज में भी आपको समझाया हुआ है. देखिए, बोला गया है द थिंग्स ऑन विच, सो हियर इट इज़ क्लियरली मेंशन, लेट मी अ लिटिल बिट जूम इट फॉर यू. ठीक है, सो बोला गया है द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज़ द फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम इज कॉल्ड रिसोर्स. मतलब जो चीज़ें नेचर में हैं, वो सब कुछ जो नेचर में है वो रिसोर्स नहीं है. वो चीज़ जो नेचर में है जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, और उसको करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन के पास इतना इंटेलिजेंट या इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको यूटिलाइज कर पाए, दैट थिंग्स आर नोन एज रिसोर्स. दैट थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं. आपको पता है ना, मिनरल्स, ज़मीन तो हमारे पास कब से थी, और लैंड के अंदर मिनरल्स तो बहुत सारे थे, वो भी कब से थे. तो क्या तब वो हमारे लिए रिसोर्स थे? नहीं थे. क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अगर टेक्नोलॉजी भी हो तो हमारे पास कैपेबिलिटी ऑफ टू डू वर्क नहीं था, एंड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पे हम उसको वर्क कर सके, राइट. सो इस तरीके से हमारे पास 3 चीज़ें मेन होती है. पहले तो नेचर ज़रूरी है जहाँ से हमें रिसोर्स मिलता है. दूसरा, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, हमें टेक्निक आनी चाहिए उसको वर्क करने की. एंड तीसरा, हमारे पास मैन ज़रूरी है. जो मैन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कौन उस पर वर्क करने वाला है. तो ये एक आपका क्या है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल दिस. सिर्फ रिसोर्स का होना ज़रूरी नहीं है, रिसोर्स का होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, कल्चर का होना ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ ह्यूमन का होना ज़रूरी है, जो कि वो इन तीनों चीज़ों को वर्क करके क्या बनेगा, एक बेनिफिशियरी रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, जो भी नेचर में सब्सटेंस आपको मिल रहा है. ठीक है, अब तो रिसोर्स अगर इतना ज़रूरी है तो हम कैसे यूज़ करें. हम हर तरीके से रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह यूज़ करें. हम रिसोर्सेज को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं. जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, वो क्या है, रिसोर्स है. एंड सेकेंड, रिसोर्स इज़ अ रॉ मटीरियल. वो एक आपको जो भी वुड है, टिम्बर है, मिनरल्स है, एग्रो प्रोडक्ट जो भी आपको मिल रहा है, वो सब क्या है, एक रॉ मटीरियल है. एंड द लास्ट वन इज़ अ रिसोर्स भी तो यूज़ करते हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्या है ये. ठीक है, तो ये सब भी आपके रिसोर्सेज ही हैं. अब रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर लेते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज को किस हिसाब से बांटा गया है, तो रिसोर्सेज को बेसिकली 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. डोंट वरी, नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रियूवेबिलिटी. एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. अब ये हैं क्या, इनके हिसाब से कैसे बटे हैं, वो भी देख लेते हैं. तो अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 3 पोर्शंस में बटे हुए हैं. अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है. ठीक है, बट स्टिल एज पर योर बुक यहाँ पे सिर्फ 3 ही मतलब लिखे हैं.
एक है इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड ग्लोबल रिसोर्स। एक्चुअली एक और होता है दैट इज नोन एज कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 ही है। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि आपका खुद का है, एक पर्टिकुलर फैमिली को या एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस घर में रह रही हूँ उसका जो लैंड है वो मेरा है, वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, या मेरा जो पर्सनल गार्डन है वो मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। तो दैट इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रिसोर्स है, ठीक है। और इसी तरीके से कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, बुक में नहीं मेंशन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कि एक कम्युनिटी का, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी में जो एक प्लेग्राउंड होगा या कोई वहाँ का गार्डन होगा, सोसाइटी गार्डन, वो एक तरीके से क्या है, वो आपका कम्युनिटी है, बिकॉज वो उस पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता है, वो आपका इंडिविजुअल नहीं है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो सेकंड है वो है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारा क्या है, नेशनल रिसोर्स है। और ग्लोबल रिसोर्स क्या होता है? ग्लोबल रिसोर्स मतलब वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, वो पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है, ठीक है, वो सबके लिए है। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन, सारे कंट्रीज इसे यूज़ कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ग्लोबल रिसोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रीयूवेबिलिटी। तो रीयूवेबिलिटी देख लेते हैं। सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। सो वो एक्चुअली क्लासीफाई नहीं किया है, यहाँ बताया हुआ है। तो रिसोर्सेज ना रीयूवेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कौन से हैं वो 2 हिस्से? पहला है रीन्यूएबल, आपके पास क्या है, पहला है आपके पास रीन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। और ये कोई वो टर्म नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, आपने रीन्यूएबल पढ़ा है, नाम से समझो। रीन्यूएबल मतलब जिसे आप रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज को आप रिन्यू कर सकते हो उसे आप क्या बोलते हो? रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसे आप रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स होते क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो क्या है कि लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि सोलर प्लांट ले लो, विंड एनर्जी ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, ये सारे क्या है, ये अनलिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका, ये का रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, क्योंकि ये फिर से रिन्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है? नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और आपको पता है कि ह्यूमन की नीड्स तो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, और रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप क्या नहीं कर पाओगे, रिन्यू नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और रिफॉर्म्ड इन फ्यूचर। कौन है वो है मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। सी ऐसा नहीं है कि हम इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट क्या होने वाला है कि आपने अगर पढ़ा होगा अपने जूनियर सेक्शन में, तो ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो कि मिलियन और बिलियन ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर से हमें मिले हैं, राइट। तो इसे फिर से उतना ही टाइम लगेगा डिपॉजिट होने में, एंड तब जाके तो मतलब और 100 ऑफ ईयर्स लगेंगे हमें फिर से इसको रिन्यू करने में। दैट्स वाई इसे हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड पार्ट क्या था, आपको याद होगा, तो हमारा थर्ड पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें देखना था उसका क्लासिफिकेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है हमारे पास यहाँ पे 4। पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स एंड सॉलिटरी रिसोर्स। अब ये क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि सब यूज़ कर सकते हैं, उसका हर जगह है, जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। जो यूज़फुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, कौन है वो? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। होते तो बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए जो यूज़फुल है हमने वो काउंट किए हैं। जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स कौन है? जो कि ईजिली मिल जाते हैं, सब के लिए फीजिबल है। तो वो कौन से हैं? इजीली अवेलेबल रिसोर्स कौन है? लैंड, सॉयल, वाटर। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना लैंड हमारी है, वाटर हमारा है, कहीं पर डिवीजन तो हमने नहीं कर रखा है। तो ये सब रिसोर्स कैसे हैं? इजीली अवेलेबल रिसोर्स हैं। एंड रेयर रिसोर्स, रेयर रिसोर्स क्या होते हैं? जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ लिमिटेड एरिया में, कुछ लिमिटेड स्टेट या पोर्शंस में ही पाए जाते हैं, लिमिटेड प्लेसेस पे। वो है मिनरल, कोल, पेट्रोलियम। हर जगह कोल तो नहीं मिलता, हर जगह गोल्ड नहीं मिलता कि आप डिगिंग शुरू कर दो और आपको लैंड के अंदर से रिसोर्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारे रिसोर्स क्या होते हैं? रेयर रिसोर्स होते हैं। एंड हमारा लास्ट जो पोर्शन है वो है सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी रिसोर्स क्या होता है? मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस, मतलब रेयर भी नहीं है बट हर जगह भी नहीं मिलता। दैट इज नोन एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप देखोगे क्रायोलाइट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे रिसोर्स और रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए,
सो प्लानिंग क्या होती है भैया और कंजर्वेशन क्या होता है? तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो चलो देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब आप लोग को पता होगा, यूजुअली आप जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप प्लान करते हो, है ना? क्या करते हो प्लान पहले? क्या करते हो? सिलेबस, राइट? हम सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करते हैं, सिलेबस अरेंज करते हैं। सेकेंड चीज़ हम क्या करते हैं? हम सेकेंडली देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल नीड है, ठीक है, वो क्या है, मतलब कौन सा एग्ज़ाम का टाइम टेबल किस किस दिन है। एंड तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं? तीसरी चीज़ हम हमारे प्लानिंग को उस एग्ज़ाम के प्लानिंग से मैच करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि सिलेबस तो इतना है, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट्स ये हैं, अब कौन सा वाला किस दिन करना है और किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ये डिसाइड होता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स आप करते हो। ऐसे ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड और हमारे जो नीड्स हैं वो है अनलिमिटेड। तो इस ह्यूमन के अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस वहाँ पे हमें क्या करना है? रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या करते हैं, या साइंस एंड डेवलपमेंट मान लो, या टेक्नोलॉजी या पॉपुलेशन की वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उस चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी नीड से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि इस बारी आप तो कर लोगे, बट आने वाला जनरेशन जो है, फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी और इसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा। और इस फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने को ही हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। सो व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ ट्री और अ ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट इज मेड इज कॉल्ड कंजर्वेशन। चाहे वो इंसान हो, प्लांट हो या रिसोर्सेज हो, जब हमें लगता है कि अब ये हम उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये आगे के लिए अब नहीं बचने वाले हैं, तब हम उसका क्या करते हैं? उसको हम बचाते हैं और उस बचाने को क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन। सो हमें प्लानिंग करनी है और हमें रिसोर्सेज को बचाना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम उसके थ्रू देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा बचाने के लिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इन्फॉर्मेशन। देखो वही चीज़ कर रहे हैं ना हम, पहले क्या करना है? हमें पता करना है अवेबिलिटी, पहले पता करना है कि रिसोर्सेज हैं कितने, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन ऑन अ कंट्री एज अ यूनिट। हमारा कंट्री है या किसी और यूनिट है, कंट्री है, उस कंट्री में रिसोर्सेज हैं कितने, मतलब पहले हमें उसकी अवेबिलिटी चेक करनी है कि रिसोर्सेज हैं कितने। सेकेंड, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी। तो जब हमने देख लिया कि रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं, उसके बाद हमें पता चल गया कि कुछ रिसोर्स तो क्या है, कुछ रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड हैं। तो अब लिमिटेड हैं तो भैया उसका हमें क्या करना है? ऐसे ही नहीं यूज़ करना है, हमें उसे क्या करना है? हमें उसे सोच समझ के साइंटिफिकली प्लानिंग के साथ यूज़ करना है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही यूज़ करना है, उसे ऐसे ही अपनी शौक के लिए, लग्जरी के लिए नहीं यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड, attempt should be made to develop those resource, those quantity of which can be increased। और जब पता चल गया है कि ये रिसोर्स कम है तो हमें ट्राई करना है कि हम इस तरीके से उसको यूज़ करें या ऐसे स्टेप्स ले जिससे उसका क्या हो, उसकी जो क्वांटिटी हो वो क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये चीज़ घट रही है ना। फोर्थ, द रिसोर्स विच आर चीपर एंड आर ईजिली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। अब ये भी नहीं करना है कि ये तो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत महंगे हैं, तो इसे बचा के यूज़ करो, जो सस्ते में अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, उसे आप बर्बाद करते चले जाओ। बिकॉज बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेरिंगली फॉर द फ्यूचर। और अगर ज़्यादा है कोई रिसोर्स, आपको ईजिली अवेलेबल है, ज़्यादा रिसोर्स है, तो उसका मिसयूज़ करने से अच्छा है कि अपने जितना यूज़ करें और बाकी का फ्यूचर जनरेशन के लिए बचने दें, ठीक है। नेक्स्ट, those resources which are in limited quantity should be conserved। जो limited quantity में है उसे क्या करना है? conserve करना है। See again and again some points are like repeating, right? So और उसके अलावा क्या करना है? कुछ technical development लेने हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे आप उसको क्या करो? लॉन्ग टर्म तक बचा के चल सको। एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसरी लॉ। जो लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब लोग नहीं मानते तो हमें क्या करना पड़ता है? लॉ बनाना पड़ता है ना। हम कुछ लॉ बनाएंगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे, प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, जिसके थ्रू लोगों को उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे अगर वो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। नाउ सिटीजन शुड बी वेल एक्विंट विद ऑल द फैक्ट्स। बोला है सिटीजन्स को इतना अवेयरनेस होना चाहिए, इतना नॉलेजेबल होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ हैं, कितने हैं, उन्हें यूज़ करना है, उन्हें हमें लाइक कंजर्व करना है, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस उन्हें होनी चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा रिसोर्स वाला पोर्शन होता है ख़त्म, ठीक है। और अब हम हमारे
सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो है सॉइल से रिलेटेड, बट वो हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत सारा हो जाएगा फिर, ठीक है। सो आई वांट कि आप फिलहाल ये जो पोर्शन हमने कवर किया है रिसोर्स का, टाइप्स ऑफ रिसोर्स का एंड प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ये 3 मेन पोर्शन जो हमने कवर किए हैं, आप इसको फिर से एक बार रिपीट करें, आप इसके नोट्स बनाएं, ठीक है, एंड इसको बाय हार्ट करने का ट्राई करें। इन आवर सेकेंड लेक्चर, इसी लेक्चर का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम सॉइल के साथ कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम सॉइल फॉर्मेशंस देखेंगे, सॉइल देखेंगे एंड डिटेल में टाइप्स ऑफ सॉइल को भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से रीजन में वो पाए जाते हैं एंड उनमें कौन से क्रॉप्स कल्टिवेट होते हैं एंड उसके जो फिजियोग्राफिक है, उसके क्लाइमेट कैसा चाहिए और वो सारी चीज़ें हम देंगे। और सॉइल इरोजन वो भी पढ़ेंगे एंड सॉइल इरोजन को बचाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, हम उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को मैंने आपके लिए 2 हिस्सों में बांट दिया है। फर्स्ट पोर्शन आज हम खत्म कर चुके हैं, सेकेंड पोर्शन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हर एक चीज़ क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।